जय हिंद। आप भी सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 में एसएसटी लेकर के, तो मेरे भाई यूट्यूब पर ये पहली बार इस तरह का क्लास आ रहा है। ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में, इसका पीडीएफ तैयार करने में काफ़ी समय लगा है। क्यों ये वीडियो खास है आपके लिए? तो मेरे भाई आज मैं 8 फरवरी 2026 के पेपर का विश्लेषण करने वाला हूं। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है, सब कर रहे हैं। नया ये है कि कौन से प्रश्न किस किताब के किस चैप्टर से पूछे गए हैं, ये आपको जानने को मिलेगा कि आपके एनसीईआरटी के किस अ, अध्याय के, ठीक है ना, कहाँ से, किस किताब के किस चैप्टर से प्रश्न है, अगर बाहर से हैं तो कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये सब आपको जानने को मिलेगा। और साथ में चारों ऑप्शन का विस्तृत व्याख्यात्मक हल और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट और ज़रूरी होंगे उन सब पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो को बनाने में, पीडीएफ तैयार करने में बहुत मेहनत लगा है, उसको ढूंढने में कि कौन सा प्रश्न कहाँ से आया है, कहाँ से पूछा गया है, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। पेपर आपका सेम हूबहू वही है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, बस हमने इसको अपने तरीके से नए फॉर्मेट में, नए पीडीएफ रूप में तैयार किया है। पहला प्रश्न आप जाके प्रश्न अपना देख सकते हैं, पेपर देख सकते हैं जो फरवरी 2026 में एग्ज़ाम हुआ है। प्रश्न पूछा गया था मेरे भाई, देखिए प्रश्न है मेरे भाई कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है। अभी भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 6 के भूगोल से, यानी पृथ्वी हमारा आवास जो किताब है उसके अध्याय 1 यानी सौर मंडल में पृथ्वी से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, यानी 27 दिन। मेरे भाई 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मेरे भाई, चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी का जो चक्कर पूरा करता है, यही कारण है कि पृथ्वी से हमें हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो इसकी सतह पर छाया बनाते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, इन्हें पूर्णिमा के दिन साफ देखा जा सकता है। चंद्रमा पर सबसे पहले अगर कदम रखने वाले व्यक्ति की बात करें, यानी चंद्रमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति की बात करें, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब पहुंचे थे मेरे भाई? तो ये भी डेट याद रखिएगा, 21 जुलाई 1969 को। देखिए मुझे लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है, बाकी मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन लीजिए। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है और जो सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है ना, वही चंद्रमा पृथ्वी को परावर्तित कर देता है, जिसे मून लाइट कहते हैं, यानी चांदनी रात कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी प्रश्न आपके 8 फरवरी, ठीक है ना, 2026 को जब एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसमें पूछा गया। एग्जैक्ट वही पेपर है, बस मैंने इसे अपने पीडीएफ में अपने तरीके से डिजाइन किया है। अगला प्रश्न मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न जो आपके सामने है, प्रश्न ये है, प्रश्न कह रहा है कि कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। और ये जो प्रश्न है मेरे भाई एनसीईआरटी कक्षा 6 के भूगोल के अध्याय 2 से लिया गया है प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, एक तरफ कॉलम ए दिया है, दूसरे तरफ कॉलम बी दिया है। अब आपको मिलान करना है, कौन किससे मिलेगा और सही उत्तर का चयन करना है। देखिए बताइए, देखिए मेरे भाई, अगर आपको ये प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट करके भी बताते रहिए। ये सभी पीवाईक्यू हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपके, ध्यान रखेंगे मेरे भाई। अगर सही उत्तर की बात करें तो विकल्प 2 सही हो जाएगा, यानी ए मिलेगा किससे? दूसरे से। ए किससे मिलेगा? दूसरे से। मतलब ग्लोब पर कर्क रेखा और मकर रेखा क्रमशः उत्तर और दक्षिण में 23.5 डिग्री पर स्थित एक काल्पनिक रेखाएं हैं।
ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बात कर रहे हैं अगर कर्क रेखा, ठीक है ना, तो उत्तर में 23.5 डिग्री और मकर रेखा दक्षिण में 23.5 डिग्री, ठीक है ना, दोनों मिलेंगे। वहीं उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव वृत्त की बात करें तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार उत्तर ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में और दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है ना। उत्तर ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में, दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में। इस तरह से दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। पहला दूसरे से मिलेगा, बी जो है ए से मिलेगा, सी 4 से मिलेगा और डी 3 से मिलेगा। ये सही विकल्प है आपके। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ये पृथ्वी के ताप और कटिबंधों को निर्धारित करने में मदद करते हैं। अगर हम बात करें कर्क रेखा की तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मेरे भाई मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ साल में कम से कम एक बार दोपहर में सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है ना। वही मेरे भाई जो विषुवत वृत्त होता है यानी जो 0 डिग्री होता है, ठीक, जो विषुवत वृत्त होता है वो 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, हम PYQ के साथ साथ इसका विस्तृत व्याख्यात्मक हल कर रहे हैं और साथ में इससे रिलेटेड जो कुछ भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। और साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कौन से प्रश्न किस किताब के किस चैप्टर से पूछे गए हैं। मेरे भाई ये शायद मैं अभी तक तो YouTube पे इस तरह का वीडियो नहीं देखा हूँ, क्या आपने देखा है तो ज़रूर बताइएगा। यदि नहीं तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करिए, शेयर करिए और हमें अपना सहयोग दीजिए। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जो आपके लिए मेहनत को और करने के लिए तत्पर करता है। आइए मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 33 और प्रश्न ये है कि पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। बताइए, पृथ्वी के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा एक बात सही नहीं है। चलिए बताइए, 4 विकल्प आपके सामने हैं। आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी के आकार को भूआभ कहते हैं, ठीक है। चौथा कह रहा है सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सही उत्तर आपको बताना है। साथ में ध्यान रखिए, आपके NCERT क्लास 6 के भूगोल के अध्याय 3 से जो पृथ्वी की गतियां हैं उस अध्याय से प्रश्न लिया गया है। तो मेरे भाई आपको सही उत्तर बताना है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है। ये गलत है। क्योंकि प्रश्न हमारा सही उत्तर ये है क्योंकि हमें गलत प्रश्न को चुनना है। अक्सर ध्यान रखिएगा मेरे भाई, एग्जाम में जब भी नहीं प्रश्न आए तो उसको हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। चूंकि सभी कथन सही हैं, बस ये कथन गलत है। अब चूंकि हमको गलत विकल्प चुनना है तो हमारा सही विकल्प ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मेरे भाई कि सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है, ठीक है ना, घूर्णन नहीं कहा जाता है। जबकि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। मेरे भाई साथ में ध्यान रखेंगे कि घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, जबकि परिक्रमण के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ऋतुएं बदलती हैं। बात समझ में आ रहा है। ये भी ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी के आकार को भूभाग कहा जाता है, यानी जियोड कहा जाता है मेरे भाई, जिसका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार वाला। यह ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन का समय लगता है और 6 घंटे का, 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है मेरे भाई। यही अतिरिक्त जो 6 घंटे होते हैं हर साल में मिल करके एक दिन बनता है, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है, और उस वर्ष 366 दिन का एक वर्ष होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है।
मेरे भाई साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, क्योंकि इसका 1/3 सतह जो है ना वो जल से ढका हुआ है। यही कारण है मेरे भाई कि पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं? अगर आपको ये सारा बात समझ आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये वीडियो, ये सेशन आपके काम का है, तो आप एक लाइक अपना ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और यहाँ जुड़ करके आप फ्री में हमारे साथ सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना? कहीं कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई, कह रहा है कि दोनों कथनों को पढ़िए। ठीक है ना? कह रहा है प्रश्न कि दोनों कथनों को पढ़िए। कथन एक है कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। कथन भी कह रहा है कि इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। अब क्वेश्चन नंबर 34 का सही विकल्प आपको बताना है कि सही विकल्प क्या होगा मेरे भाई, बताइए। देखिए मेरे भाई, जो सही उत्तर होगा ना वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ए तथा बी दोनों सही है। मेरे भाई ध्यान से समझिए, सूर्य के अनुसार अकालित समय को स्थानीय समय यानी लोकल टाइम कहा जाता है। ठीक है ना? जब सूर्य किसी भी स्थान की मध्याह्न रेखा, ठीक है, मध्याह्न रेखा पर आकाश के उच्चतम बिंदु पर होता है तो वहाँ दोपहर के 12 बजते हैं। अलग अलग देशांतर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होता है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। ध्यान रखिएगा, 1 घंटे यानी 60 मिनट में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। इस तरह से मेरे भाई 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? वो 4 मिनट का समय लगता है। यानी पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर जाने में कितना? 4 मिनट का टाइम लगता है। भारत का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82.5 डिग्री है। कितना डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर यानी प्रयागराज से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है, यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है, अच्छा देखिए, ये जो प्रश्न अभी मैंने आपसे चर्चा किया, ये प्रश्न आपके वही कक्षा 6 के भूगोल के अध्याय 2 से लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, ये प्रश्न आपका एनसीईआरटी क्लास 7 के भूगोल के अध्याय 1 से लिया गया है, जो पर्यावरण वाला अध्याय है वहाँ से लिया गया है। प्रश्न है 35 नंबर, और प्रश्न ये कह रहा है कि पारितंत्र का निर्माण होता है, कैसे होता है? अब ऑप्शन आपके सामने है, सभी पेड़ पौधों, जीव जंतु एवं मानवों के द्वारा। चारों विकल्प पढ़िए मेरे भाई और सही विकल्प बताइए क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जीव जंतुओं एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच के परस्पर संबंधों के द्वारा। मेरे भाई ये सही विकल्प हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, समस्त जीवधारी अपने आसपास के पर्यावरण और एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। जीवधारियों का आपसी संबंध और अपने पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ संबंध ही परितंत्र कहलाता है, यानी इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम का निर्माण होता है। मेरे भाई इकोसिस्टम जो शब्द है ना, सबसे पहले इसका प्रयोग एजी टांसले ने 1935 में किया था। मेरे भाई एक छोटे से ताल से लेकर विशाल वन, मरुस्थल और महासागर तक का अपना एक अलग परितंत्र हो सकता है। हर साल ध्यान रखिएगा, हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ, और प्रश्न ये है, कह रहा है कि कथन ए और बी दोनों पढ़िए। तो कथन ए क्या है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। बी कथन कह रहा है कि प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मेरे भाई क्वेश्चन हम 36 कर रहे हैं,
अब आपको इसका सही उत्तर बताना है, तो ध्यान रखिए सही उत्तर जो होगा ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी दोनों ए तथा बी सही है, किंतु बी जो है ना ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कैसे? मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण में बदलाव करता है, जैसे फसल उगाना, उद्योग लगाना, इसलिए कथन ए तो सत्य है, ठीक है ना। लेकिन पर्यावरण के अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए प्रकृति और मानव के बीच संतुलन जरूरी है, इसलिए कथन बी भी सत्य है। लेकिन संतुलन की जरूरत मानव द्वारा किए जाने वाले बदलावों की व्याख्या नहीं करती है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए ए और बी दोनों सही तो है, पर बी ए का व्याख्या, ए जो है बी का व्याख्या नहीं कर रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये भी समझिए मेरे भाई, आदि मानव पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था और उसकी आवश्यकताएं सीमित थी, लेकिन आधुनिक मानव ने सतत विकास को नज़रअंदाज कर दिया, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नज़रअंदाज कर दिया और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। सतत विकास का अर्थ क्या है मेरे भाई? ध्यान रखिएगा, संसाधनों का इस तरह उपयोग करना कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसका भोग कर सके, इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। अच्छा, ये जो प्रश्न था ना, ये एनसीईआरटी क्लास 7 के भूगोल के पर्यावरण वाले अध्याय से लिया गया था। वही प्रश्न ये आपके एनसीईआरटी क्लास 7 के अध्याय 7 रेगिस्तान में जीवन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आइए 37 नंबर क्वेश्चन को हम देखें तो प्रश्न ये है कि भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है? बताइए। भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप जो है वो पर्यटन ही क्यों है? अब आपके सामने 4 कथन दिया गया है, 4 विकल्प, 4 कथन दिया गया है। कथन क्या है मेरे भाई? ध्यान से देखिए। कथन है कि भारत के, सवाल ये था ना कि भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है। अब आपके सामने 4 कारण बता रहा है। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर के लिए, सी कह रहा है उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना, डी कह रहा है यह सपाट मैदानी क्षेत्र है इसलिए पर्यटन का यह पर्यटन का जगह है। अब आपको बताना है कि सही विकल्प क्या होगा। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें सही विकल्प की तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी ए, बी और सी। तीनों कारण हैं पर्यटन के। ध्यान से समझिए कैसे हैं ये। देखिए, लद्दाख एक उच्च पर्वतीय विषम और शुष्क क्षेत्र है, यह सपाट मैदान नहीं है, इसीलिए हमारा कथन जो है ना डी जो है वो गलत हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ के मुख्य आकर्षण बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान गोम्पा है, हिमनद और यहाँ के पारंपरिक उत्सव हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, लद्दाख को खा पाचान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ होता है हिम भूमि, बर्फ की भूमि। लद्दाख हिमालय के वृष्टिकाया क्षेत्र में स्थित है, जिसके कारण यहाँ वार्षिक वर्षा मात्र 10 सेंटीमीटर तक ही होती है। यहाँ पाए जाने वाले जो प्रसिद्ध गोम्पाओं में हेमिस और थिक्से से और लमायू ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो शामिल हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। अच्छा, ये जो प्रश्न था अध्याय 7 से लिया गया था। अगला प्रश्न है, यह आपके एनसीईआरटी क्लास 7 के अध्याय 4 से लिया गया है, वायु वाले चैप्टर से। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है? बताइए। पहली गैस नहीं पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। सीधे और सिंपल से प्रश्नों में अगर बात करें तो प्रश्न ये आपसे कह रहा है कि वायुमंडल में दूसरा सर्वाधिक गैस कौन सा है? वायुमंडल में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक ज़्यादा मात्रा में गैस कौन सा है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी और सीबीएसई की खास बात ये है, सीबीएसई की खास बात ये है कि जब भी एग्जाम में प्रश्न करता है तो आसान प्रश्न को इतना कठिन बना देता है अपने शब्दों के जाल में फांस करके कि आपको वही प्रश्न कठिन लगते हैं। प्रश्न बड़ा साधारण और सिंपल सा है कि वायुमंडल में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है?
तो मेरे भाई आप सभी जानते हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा। देखिए, अगर सही उत्तर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन। आप सभी जानते हैं मेरे भाई कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है, पहले नंबर पे है, वो है नाइट्रोजन। कितना परसेंट है मेरे भाई? वह है 78%, पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी गैस है हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली, वो है ऑक्सीजन, जो 21% है। कितना प्रतिशत? 21%। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन सभी जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन जो है ना, पौधों के जीवित रहने के लिए जरूरी है। वायुमंडल में अगर अन्य गैसों की मात्रा की बात करें तो आर्गन जो है ना 0.93% है। कितना मेरे भाई? 0.93%। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% है, और अन्य बाकी के गैसों को मिलाकर के 0.04% है। ये ध्यान रखिएगा। एक बार फिर मैं इस पे चर्चा कर दूं, हो सके कि इस बार के एग्जाम में पूछे। तो ध्यान रखिए, 78% क्या है? नाइट्रोजन है। 21% क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है ना। वहीं 0.93% क्या है? आर्गन है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03%, और बाकी अन्य सभी गैस मिला करके 0.04% हैं। ये आपको डेटा ध्यान रखना है मेरे भाई। लिखने में थोड़ी मुझे असहजता महसूस हो रही है, बाकी मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप ध्यान से समझते जाइए। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम बात करें मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैस है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीन हाउस पे इफेक्ट डालती है मेरे भाई, जिसके बिना पृथ्वी अत्यधिक ठंडी हो जाती है। मतलब अगर ये गैस ना रहे तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, और इसकी अधिकता जो है, अधिक मात्रा जो है, वही हमारे पृथ्वी पे ग्रीन हाउस स्थिति पैदा कर रहा है। ठीक है ना। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ले जा रहा है, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 39 है, और प्रश्न ये है कि वायु दाब तथा तापमान के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। कथन एक है कि उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है। बी कह रहा है कि वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। सी कह रहा है कि निम्न दाब मेघाच्छन्न आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित होता है। डी कह रहा है कि वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। अब बताइए, क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछ रहा है और आपको सही विकल्प बताना है। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर की चर्चा करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ए, सी और डी, ये तीनों कथन सही हैं। ध्यान से समझिए, वायु दाब सीधे तौर पर तापमान से प्रभावित होता है, इसीलिए कथन बी गलत है। अधिक तापमान जो कथन बी है ना, यही कारण है कि गलत है। ध्यान रखेंगे, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे निम्न दाब क्षेत्र यानी लो प्रेशर बनता है, जो बादलों और आर्द्र मौसम से जुड़ा है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होकर के नीचे बैठती है, जिससे उच्च दाब यानी हाई प्रेशर बनता है, जो साफ आकाश से जुड़ा है। वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि वायु हमेशा उच्च दाब से यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। मेरे भाई, वायु की इस गति को ही हम पवन कहते हैं, विंड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, समुद्र तल पर वायु दाब सबसे अधिक होता है, और ऊंचाई पर जाने पर मेरे भाई वायु दाब तेजी से घटता है। ध्यान रखिएगा, समुद्र तल पर वायु दाब सबसे अधिक होता है, और जब ऊंचाई पर हम जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब तेजी से क्या होता है? घटता है। वायु दाब को मापने के लिए मेरे भाई बैरोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न आपके सामने है। ये जो प्रश्न है आपका, वो एनसीईआरटी क्लास 7 के भूगोल के अध्याय 4 से लिया गया प्रश्न है। आगे प्रश्न देखिए, ये आपके एनसीईआरटी क्लास 7 के अध्याय 6 से लिया गया प्रश्न है। प्रश्न है कि कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़िए। अब आइए पढ़ते हैं। कथन ये क्या है
कि अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। बी कह रहा है कि अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। अब आपको बताना है, कथन और कारण दोनों बताना है कि सही है या नहीं है। मेरे भाई सही विकल्प ऑप्शन नंबर 4 है, यानी दोनों, यानी ए तथा बी दोनों कथन बिल्कुल सही है। क्यों सही है तो ध्यान से समझिए। जलमार्ग परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है क्योंकि इसमें ईंधन का खर्च कम आता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारत में अंतर्देशीय समुद्री जलमार्गों का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें मेरे भाई अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए, तो ध्यान रखिए नाव्य नदियों और झीलों का उपयोग किया जाता है। जैसे भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है जो पूर्वी उत्तरी अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है। वहीं ध्यान रखिएगा स्वेज नहर और पनामा नहर जैसी मानव निर्मित जो नहरें हैं वो वैश्विक समुद्री व्यापार की दूरियों को बहुत कम कर दिया है अब, ठीक है ना। कौन कौन सा नहर? स्वेज नहर और पनामा नहर, ये दोनों मानव निर्मित नहर हैं जो दूरियों को क्या कर दिया है? कम कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका एनसीईआरटी क्लास 8 के अध्याय 2 यानी चैप्टर 2 से पूछा गया है। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति वाला चैप्टर है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कि पौधे एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गई हैं, कारणों का चयन कीजिए। कारण है, ए कह रहा है कि वन रोपण, बी है भूस्खलन, सी है निर्माण कार्य, डी है जीव जंतुओं का अनाधिकृत शिकार। अब आपको ये बताना है 4 विकल्प में से कौन सा सही है, ये आप बताइए। क्वेश्चन नंबर है 41, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है? 41 है और आपको सही विकल्प बताना है। देखिए मेरे भाई सही विकल्प की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, यानी बी, सी और डी तीनों कारण सही हैं। बी, सी और डी तीनों कारण क्या हैं? सही हैं। कैसे सही हैं? तो आइए हम बात करते हैं वनारोपण पर्यावरण संरक्षण और पेड़ लगाने की प्रक्रिया है जिससे प्रजातियों को जीवन मिलता है, ना कि संकट। इसलिए ध्यान रखिएगा विकल्प एक गलत था। बात समझ में आ रहा है ना? इसके विपरीत प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, निर्माण कार्य, प्राकृतिक आपदाएं यानी भूस्खलन और अवैध शिकार जीवों के संकटापन्न होने के मुख्य कारण हैं। ध्यान रखिएगा संकटाग्रस्त प्रजातियों की सूची IUCN द्वारा रेड डाटा बुक, ठीक है ना, रेड डाटा बुक में जारी की जाती है। किसकी? जो भी लुप्त प्रजाति हैं, संकटाग्रस्त हैं, उन्हें IUCN द्वारा रेड डाटा बुक में जारी की जाती है। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। चीता, बाघ, कस्तूरी मृग और एक सींग वाला गेंडा जैसे जीव भारत में अवैध शिकार के कारण गंभीर संकट में रह रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 42। ये जो प्रश्न है मेरे भाई वह क्लास 8 के भूगोल के अध्याय 1 यानी संसाधन से लिया गया प्रश्न है। अब आपको बताना है, प्रश्न ये है कि कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़िए। आइए पढ़ते हैं। कथन ये है कि संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। ये लाइन एग्जैक्ट आपके किताब एनसीईआरटी से लिया गया है, सेम टू सेम यही आपके एनसीईआरटी में लाइन है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी, हमारा हर रोज़ क्लास चलता है एनसीईआरटी का, तो उसमें आप देखिएगा लाइन बाय लाइन यही चीज़ें लिखी हैं। बी कह रहा है कि इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा। ध्यान से देखिए मेरे भाई, इसका जब देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ए तथा बी दोनों सही है। कैसे? संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी पूरी मात्रा की सटीक जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। और वर्तमान तकनीक या उच्च लागत के कारण
हम आज उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मेरे भाई लद्दाख में इसके ऐसे उदाहरणों की, तो लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का ही एक बेहतरीन उदाहरण है, जो आपके किताब में एक उदाहरण भी लिखा हुआ है। आज से 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पौने एक संभाव्य संसाधन थी, लेकिन आज वे एक वास्तविक संसाधन बन चुकी है, जैसे तमिलनाडु और नीदरलैंड में पवन चक्कियों से बिजली बनाना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। चलिए प्रश्न है, ये आपका जो प्रश्न है मेरे भाई, यह आपके एनसीईआरटी क्लास 8 के भूगोल के अध्याय 4 से यानी कृषि वाले चैप्टर से लिया गया है। प्रश्न ये है कि कृषि विधियों का मिलान कीजिए। एक तरफ सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर है, और दूसरे तरफ कृषि के और उससे संबंधित हैं। अब आपको मिलान करना है, कौन सही है। चलिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना, यानी पहला 4 से मिलेगा, A4 से, B3 से, C2 से और D1 से मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा तो आइए इसको समझते हैं। ध्यान से समझिए कि विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के अलग अलग नाम हैं। जैसे रेशम के कीड़ों को पालने, जैसे रेशम के कीड़ों का पालन जो होता है, जब हम रेशम के कीड़ों का पालन करते हैं तो उसे मेरे भाई सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। वहीं मछलियों का प्रजनन और मछलियों का पालन जो होता है उसे हम पीसीकल्चर कहते हैं। ठीक है ना। वहीं अंगूरों की खेती विटीकल्चर और वाणिज्य उपयोग के लिए, देखिए जो अंगूरों की खेती होती है ना उसे हम विटीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। वहीं मेरे भाई फल फूल सब्जी इनको जो उगाने का प्रक्रिया है उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रहा है ना। वहीं ध्यान रखिएगा, फ्लोरिकल्चर विशेष रूप से फूलों की खेती को कहा जाता है। फल फूल सब्जी जब सामूहिक रूप से उगाया जाए तो उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं, लेकिन जब विशेष रूप से फूलों की खेती ही की जाए तो उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वहीं मेरे भाई केंचुओं के पालन को हम वर्मी कल्चर कहते हैं। जब केंचुओं का पालन किया जाता है जो जैविक खाद बनाने में बहुत उपयोगी होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। वही एग्रीकल्चर कहा जाता है मृदा की जुताई, फसलें उगाना और पशुपालन की संयुक्त कला और विज्ञान को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। हो सकता है आने वाले एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछ दे, तो आपको ध्यान रहेगा और आप फटाफट से क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है ना। इसीलिए मेरा एक पीडीएफ तैयार करने का जो लंबा टाइम लगा इस पीडीएफ को बनाने में, इसका मेन उद्देश्य ये था कि आपको ये जानकारी हो कि प्रश्न क्या था, दूसरा जानकारी हो प्रश्न कहाँ से, किस किताब के किस चैप्टर से था, तीसरा कि प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, उसका व्याख्यात्मक हल, और चौथा कि उस प्रश्न से रिलेटेड उसके आसपास के और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं वो जानना। इन चारों पांचों चीज़ों को जानने और बताने के लिए इस पीडीएफ को बनाने में हमने टाइम लिया। अब आपका इसमें योगदान है कि इसको अच्छे से समझिए, इम्प्लीमेंट करिए और किस चैप्टर से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको पढ़िए। एनसीईआरटी मेरे भाई रामबाण है सीटेट के लिए, इसलिए आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आइए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी क्लास 8 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 1 से भारतीय संविधान से लिया गया है। और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है। बताइए कि प्रस्तावना में क्या नहीं है मेरे भाई। देखिए सही उत्तर की बात करें तो स्वतंत्रता शब्द जो है ना, यानी फ्रीडम शब्द जो है वह आपके प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं। अंतर्विष्ट का मतलब होता है दिया गया। ठीक है ना, तो यह आपके प्रस्तावना में शब्द नहीं दिया गया है, शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ध्यान रखिए मेरे भाई, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना के मूल अंग्रेजी पाठ में
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि फ्रीडम का। मेरे भाई ध्यान रखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है या संविधान की कुंजी कही जाती है। मेरे भाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर यह तैयार किया गया था। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मेरे भाई ये ध्यान रखना है आपको, इसके तहत 3 नए शब्द जोड़े गए थे। क्या क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की भी बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये सभी प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। मेरे भाई आपका काम है कि इस बात को ध्यान रखना, जहन में, दिमाग में, दिल में, जहाँ बैठे बैठा के रखना है। सीटेट क्वालिफाई करना है तो इन सभी बातों को बैठा के दिमाग में रखना है। यही सब चीज़ें अगर मैं आपको पिछली बार पढ़ाया था, आप पढ़े रहते, तो जो मेरे भाई पीछे रह गए हैं 1-2 नंबर से, वो शायद नहीं रह पाते। जो नए लोग हैं जो इस बार सीटेट पहली बार दे रहे हैं, तो आपके लिए रामबाण है एनसीईआरटी, जो हमारे द्वारा पढ़ाई भी जाती है। आप यहाँ से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप खुद से एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी रामबाण है आपके पेपर 2 एसएसटी के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई। प्रश्न है, यह आपके एनसीईआरटी क्लास 6 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 1 विविधता की समझ से प्रश्न लिया गया है। प्रश्न है कि एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपको बताना है। क्वेश्चन है 45 नंबर। देखिए, लोग कहते हैं कि सीटेट बहुत हार्ड है। मेरे भाई सीटेट हार्ड नहीं है, सीटेट तो बहुत आसान है, लेकिन आपने वो पढ़ा ही नहीं जो सीटेट का डिमांड है, जो सीबीएसई का डिमांड है, और डिमांड है एनसीईआरटी। वो आपने नहीं पढ़ा। अगर आपने पढ़ा रहता, आपने पढ़ा होता, तो शायद सीटेट आपको कठिन नहीं लगता। क्वेश्चन है 45 और आपको सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा इसका, बताइए। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी असमानता। ध्यान रखिएगा, जब समाज में कुछ लोगों के पास धन, जमीन, शिक्षा या अवसरों की कमी होती है जो दूसरे के पास उपलब्ध है, तो उसे असमानता कहते हैं। ठीक है ना? इसके विपरीत विविधता एक सकारात्मक अवधारणा है जो खान पान, भाषा, संस्कृति और धर्म के अंतर को दर्शाती है। मेरे भाई, भारत में जाति व्यवस्था असमानता का एक बहुत बड़ा रूप है, जिसने लोगों को काम और अवसरों के आधार पर विभाजित किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है, ताकि समाज से असमानता मिटाई जा सके। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक असमानता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न आपके सामने है, ये आपके एनसीईआरटी क्लास 7 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 1 असमानता से ही प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न है 46 नंबर के, और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं नहीं है? पहला, निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी। दूसरा, प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है। तीसरा, अपने लोगों से अपने कार्यों को समझना और बचाव करना। बताइए। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर की अगर हम बात करें तो सही उत्तर केवल बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति या पद, जैसे प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष यानी असीमित शक्ति नहीं होती है। सरकार की शक्तियां संविधान और कानूनों द्वारा सीमित होती हैं तथा वे जनता और न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होती हैं। इसलिए कथन भी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो कथन बी है वो लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। भारत में प्रातिनिधिक लोकतंत्र, ठीक है ना? भारत में प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, जहां लोग सीधे शासन नहीं करते बल्कि अपने प्रतिनिधियों जैसे कि सांसद, विधायक, इनको चुनते हैं जो निर्णय लेते हैं।
इसलिए जनता का अप्रत्यक्ष भागीदारी होता है। लोकतांत्रिक सरकार को अपने फैसले के कारण जनता को बताने पड़ते हैं और विरोध होने पर संसद या मीडिया में उनका बचाव व स्पष्टीकरण देना होता है। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए केवल जो कथन ए है, कथन बी है यानी पहला, वही गलत है, बाकी सभी विशेषताएं हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन है 47 नंबर। आइए, प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य नगरपालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसमें से कौन सा नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? कानून निर्माण करना, न्याय व्यवस्था को बनाए रखना, पार्कों का विकास करना और शिक्षा। तो मेरे भाई सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कानून निर्माण। ध्यान रखिए, मूल और व्यापक कानूनों का निर्माण देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं द्वारा किया जाता है, स्थानीय नगरपालिकाओं द्वारा नहीं किया जाता। नगरपालिकाएं तो केवल स्थानीय स्तर पर उप नियम बना सकती हैं। इसके अलावा न्याय व्यवस्था बनाए रखना भी न्यायपालिका और पुलिस का काम है। मेरे भाई शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगरपालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषय तय किए गए, जैसे जलापूर्ति, सड़कें, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पार्क इत्यादि। 18 इस तरह के कार्यात्मक विषय जोड़े गए थे, ये ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न है 48 और ये प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 7 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 8 से प्रश्न ये लिए गए हैं। प्रश्न ये है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? बताइए, बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में सही क्रम कौन सा है? आपको बताना है कि कौन सा क्रम सही होगा। चलिए बताइए। देखिए मेरे भाई, अगर हम सही उत्तर की बात करें तो जो आपका सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी उत्पादक, थोक और विक्रेता और परचूनिया उपभोक्ता। तीसरा विकल्प सही है। पहले उत्पादक, फिर थोक विक्रेता, फिर परचूनिया उपभोक्ता। ये ध्यान रखेंगे मेरे भाई। देखिए, बाजारों की सही श्रृंखला इस प्रकार काम करती है। माल सबसे पहले उत्पादक के पास बनता है, ठीक है ना। माल सबसे पहले कहाँ बनता है? उत्पादक के पास बनता है। वहाँ से वह बड़ी मात्रा में थोक विक्रेता के पास जाता है। थोक विक्रेता से छोटे जो फुटकर व्यापारी या परचूनिया उसे खरीदते हैं और अंत में वह सामान हम जैसे उपभोक्ता तक पहुँचता है। बात समझ में आ रहा है? देखिए, इस श्रृंखला में हर स्तर पर व्यापारी अपना लाभ जोड़ते हैं, जिससे उपभोक्ता तक पहुँचते पहुँचते सामान की कीमत उत्पादक लागत से काफ़ी बढ़ जाती है। इंटरनेट और ई कॉमर्स के आने से आज उपभोक्ता सीधे उत्पादक से जुड़ पा रहे हैं, जिससे बीच के जो बिचौलिए हैं, जो श्रृंखला है, वो छोटी हो रही है। ठीक है ना। तो ये सही क्रम है ऑप्शन नंबर तीसरा, उत्पादक, थोक विक्रेता और फिर छोटे फुटकर व्यापारी, जिसे परचूनिया भी आप कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है 49 और ये आपके एनसीईआरटी क्लास 6 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 8 से प्रश्न लिए गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका वाला चैप्टर है, वहाँ से। प्रश्न है कि खेतिहर मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। आइए पढ़ते हैं। कथन पहला कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। कथन भी कह रहा है कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है। अब सही कथन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 49। बताइए सही विकल्प क्या होगा? देखिए मेरे भाई, सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सत्य है और ए का कारण बी है, ये ध्यान रखना है।
देखिए मेरे भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में सालों भर काम न मिलने और शहरों में बेहतर वेतन सैलरी के अवसर हैं, इस कारण लोग पलायन करते हैं। इसीलिए कथन भी सही है। यदि गांव में ही मनरेगा जैसी योजनाएं आ जाएं तो उनके तहत रोजगार की पक्की गारंटी दे दी जाए तो इस पलायन को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। इसलिए कथन ए भी सत्य है और बी उसकी सही वजह है। बात समझ में आ रहा है? देखिए, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पलायन को रोकने के लिए मनरेगा आया, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 2005 में पारित किया गया, जो ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार की सुरक्षा देता है, यानी 100 दिनों की मजदूरी की गारंटी देता है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो अगला प्रश्न है, ये आपके एनसीईआरटी क्लास 6 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के किताब के अध्याय 5 से लिया गया है, जो पंचायती राज से संबंधित है। प्रश्न है मेरे भाई कि संस्थानों का उनके प्रकारों से मिलान कीजिए। ठीक है ना? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला परिषद है, दूसरे तरफ उनके प्रकार हैं, उनसे मिलान करना है आपको। प्रश्न संख्या है ये आपका 50, क्वेश्चन नंबर 50 है और आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका सही विकल्प। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4। कैसे इसका मिलान होगा? तो देखिए मेरे भाई, इसको समझिए। पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा इस प्रकार काम करता है, जैसे ग्राम सभा, जो गांव के सभी वयस्कों की सभा होती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है ना? ग्राम सभा बीपीएल सूची का अनुमोदन करती है। ठीक है ना? ग्राम सभा बीपीएल सूची का अनुमोदन करती है। उसके बाद ग्राम पंचायत जमीनी स्तर पर काम करती है, जैसे जल स्रोतों का रखरखाव इत्यादि। तो ग्राम पंचायत जमीनी स्तर पर कार्य करती है। जनपद, ब्लॉक पंचायत, जनपद जो है पंचायत अपने अंतर्गत आने वाली पंचायतों के काम में समन्वय बिठाती है। ठीक है? और जिला परिषद मेरे भाई पूरे जिले के स्तर पर विकास योजनाएं बनाकर धन के वितरण को नियंत्रित करती है। ठीक है ना? तो ये सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई। इसके लिए संविधान में भाग 9 और सूची 11 को जोड़ा गया। भाग 9 और 11वीं सूची जोड़ी गई। इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं मेरे भाई? 29 विषय हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1957 में की गई थी। ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे अगर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, अगला प्रश्न है कि दोहरे भार का क्या संदर्भ है? मेरे भाई, यह आपके एनसीईआरटी क्लास 7 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 4 से प्रश्न लिया गया है, जिसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 51 है, दोहरे भार का क्या संदर्भ है? तो मेरे भाई, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी औरतें घर का कामकाज करें और घर के बाहर भी कार्य करें। ठीक है ना? ये सही उत्तर हो जाएगा। समझिए इसको, अगर हम समझने की बात करें तो मेरे भाई इसको समझेंगे। लैंगिक रूढ़िवादिता के कारण महिलाओं से यह उम्मीद की जाती है कि वे घर की पूरी देखभाल और खाना बनाना संभालें, जिनके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता है। इसके साथ ही जब वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए बाहर जाकर भी नौकरी या मजदूरी करती हैं, तो उन पर काम की इस दोहरी जिम्मेदारी को ही दोहरा भार कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा भार कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिए, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला जो घरेलू काम है और बच्चों की देखभाल के काम को अक्सर समाज में अदृश्य श्रम माना जाता है। किस प्रकार का श्रम है? ये अदृश्य श्रम है। ध्यान रखिएगा, ये अदृश्य श्रम है, मतलब अदृश्य श्रम माना जाता है, क्योंकि इसके बदले कोई प्रत्यक्ष मौद्रिक आय नहीं होती, यानी कोई प्रत्यक्ष रुपए पैसे नहीं दिए जाते। इस स्थिति को सुधारने के लिए
लैंगिक समानता और पुरुषों द्वारा घरेलू कार्यों में समान भागीदारी की वकालत की जाती है। बात समझ में आ रहा है ना? और इस प्रकार की बात को सोचना, इस प्रकार की बात को सोचना क्या है मेरे भाई? तो यह है लैंगिक रूढ़िवादिता। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 52 और यह आपके एनसीईआरटी क्लास 8 के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्याय 1 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। तो मेरे भाई प्रश्न है राज्य द्वारा, प्रश्न है कि डैश 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 द्वारा राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग करने के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर से प्रश्न देखते हैं हम। डैश 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 राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग करने के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब डैश के जगह क्या रहेगा? सही उत्तर आपको बताना है। तो मेरे भाई सही उत्तर है मौलिक अधिकार। विकल्प दूसरा सही है, ध्यान रखिएगा। क्या है? मौलिक अधिकार। मेरे भाई मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार नागरिकों के साथ मनमानी या निरंकुश व्यवहार न कर सके। यदि राज्य किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। मेरे भाई मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में वर्णित है, ये ध्यान रखिएगा। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक को। ठीक है ना? ये अधिकार संयुक्त राज्य यानी जो मौलिक अधिकार है मेरे भाई, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान यानी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। यूएसए का जो संविधान है जिसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, उससे हमारे यहाँ का मौलिक अधिकार प्रेरित है। मूल रूप से मेरे भाई संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मेरे भाई संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है मेरे भाई, यह आपके एनसीईआरटी क्लास 8 के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से लिया गया, अध्याय 5 से लिया गया प्रश्न है। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं? बताइए। आपको बताना है कौन से अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं। सही विकल्प आपको बताना है। तो देखिए मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी केवल ए और सी। ध्यान रखिए संविधान का आर्टिकल जो 21 है मेरे भाई, वह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है यानी राइट टू लाइफ। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जीवन के अधिकार का मतलब केवल जीवित रहना नहीं होता, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीना होता है। सफाई कर्मी को न्यूनतम वेतन न देना गरिमापूर्ण जीवन के खिलाफ है। ठीक है ना? तो जो कथन ए और पानी को दूषित करना स्वास्थ्य व जीने के अधिकार का हनन करना है, जो कथन सी है। बात समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? अनुच्छेद 21 के तहत ही न्यायपालिका ने प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 21 ए के तहत 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन आरटीई को भी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई, ये आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्याय 6 से प्रश्न लिया गया है, कक्षा 8 का ये है, एनसीईआरटी की किताब से। प्रश्न है कथनों पर विचार कीजिए। कथन है यदि किसी प्रज्ञेय अपराध में
ठीक है ना। प्रश्न को समझिएगा। यदि किसी प्रज्ञेय, प्रज्ञेय का मतलब है अज्ञेय, यदि किसी प्रज्ञेय अपराध में एफआईआर लिखी जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटों के लिए रोक सकती है। दूसरा कथन है कि पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना सम्मिलित है। बताइए कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, आपको ये बताना है। देखिए मेरे भाई, अगर सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए असत्य है किंतु बी सत्य है। ध्यान रखिए, पुलिस बिना किसी ठोस कानूनी साक्ष्य या अदालती वारंट के आरोपी के किसी भी रिश्तेदार जो कि निर्दोष है, किसी भी निर्दोष रिश्तेदार को जबरन हिरासत में नहीं रख सकती। यह कानूनन गलत है, इसलिए कथन ए असत्य है। पुलिस का प्राथमिक कार्य अपराध की निष्पक्ष जांच करना है और गवाहों के बयान और साक्ष्य प्रमाण को एकत्र करना है, इसलिए कथन बी भी सत्य है। ध्यान रखिए मेरे भाई, एफआईआर जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसका अर्थ है प्रथम सूचना रिपोर्ट। संज्ञेय यानी गंभीर अपराध होने पर पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है, उसमें यात्रा के समय को छोड़कर। पुलिस हिरासत में लिया गया इकबालिया बयान अदालत में सबूत के तौर पर मान्य नहीं होता। जो कन्फेशन करते हैं पुलिस के सामने जो मुजरिम होते हैं, उसे अदालत में सबूत के तौर पर मान्य नहीं किया जाता, ये भी साथ में ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है 55। एनसीईआरटी क्लास 8 के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अध्याय 7 से लिया गया है, हाशियाकरण की समझ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशियीकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है। देखिए मेरे भाई, बताइए, इसका देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसके इतिहास को विद्यालय में पढ़ाना। ध्यान रखिए, अगर हम बात करें आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा में सम्मानजनक स्थान देने के लिए जरूरी है कि समाज उनके प्रति अपनी रूढ़िवादिता को छोड़े। विद्यालयी पाठ्यक्रमों में आदिवासियों के संबद्ध इतिहास, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान को पढ़ाने से बच्चों और समाज में उनके प्रति संवेदनशीलता और सम्मान बढ़ेगा। मेरे भाई, हाशियीकरण का अर्थ है कि किसी समुदाय को समाज के केंद्र से हटाकर किनारे यानी हाशिए पर धकेल देना, जिससे वे अधिकारों और विकास से वंचित हो जाते हैं। आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मेरे भाई मूल निवासी। भारत की कुल आबादी का लगभग 8.6% हिस्सा आदिवासियों का है। वनों की कटाई और खनन परियोजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर आदिवासियों को उनकी ज़मीनों से विस्थापित होना पड़ा। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न ये है, ये भी क्लास 8 सामाजिक राजनीतिक जीवन यानी पॉलिटी के अध्याय 8 से है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को किस वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है। तो ध्यान रखिएगा, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। मेरे भाई, इस कानून को आमतौर पर SC/ST एक्ट कहा जाता है। SC/ST एक्ट 1989, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य दलितों और आदिवासियों के खिलाफ होने वाले जातिगत भेदभाव, अपमान, हिंसा और अत्याचारों को रोकना और उन्हें कानूनी सुरक्षा देना है। मेरे भाई, यह कानून 1989 में दलितों और अन्य लोगों की मांगों के दबाव में बनाया गया था, जिन्होंने रोजमर्रा होने वाले गंभीर दुर्व्यवहार जैसे जबरन मैला ढोना इत्यादि, छुआछूत, शारीरिक उत्पीड़न, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन करता है, यह अधिनियम इसी संवैधानिक भावना को और मजबूत कर देता है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। तो ये प्रश्न आपके
अन्य प्रमाणिक स्रोत यानी बाहरी स्रोत से हैं, ध्यान रखिएगा। यह सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्रीय सिद्धांत और सीटेट के पाठ्यक्रम के उपागम से लिए गए हैं। किसी परिघटना या मुद्दे को समझने के लिए जब विभिन्न विषयों की सीमाओं को खोलकर बहुसंख्यक उपागमों का उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, उसे अंतर अनुशासनिक चिंतन कहा जाता है। विकल्प 4 सही है आपका। देखिए, जब हम किसी जटिल सामाजिक या प्राकृतिक मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन या गरीबी को समझने के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र जैसे अलग अलग विषयों की सीमाओं को तोड़कर एकीकृत रूप से सोचते हैं तो उसे अंतर अनुशासनिक चिंतन कहा जाता है। ठीक है ना मेरे भाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनईपी और एनसीएफ दोनों ही स्कूलों में पढ़ाई को रटने या एकाकी विषयों में बांटने के बजाय एकीकृत और अंतर अनुशासनिक शिक्षा पर जोर देते हैं। ध्यान रखिए, उदाहरण के लिए यदि हम नदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका भौगोलिक रूप भूगोल है, उस पर बनी सभ्यताएं इतिहास हैं और पानी का संकट नागरिक शास्त्र और पर्यावरण है। एक साथ जोड़कर पढ़ना इसका सटीक उदाहरण है। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 58। ये प्रश्न आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से लिया गया है, यानी एनसीएफ 2005 से। प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा आधार सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अगर हम इसकी बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी स्थानीय अनुभव और विविध दृष्टिकोणों का समावेशन। मेरे भाई ध्यान रखिए, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, इसके अनुसार बच्चों को ज्ञान इस तरह दिया जाना चाहिए जो उनके वास्तविक जीवन और परिवेश से जुड़ा हो। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में स्थानीय अनुभव और समाज के विभिन्न वंचित वर्गों के दृष्टिकोणों को शामिल करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है मेरे भाई, ताकि बच्चे संवेदनशील और आलोचनात्मक बन सके। ध्यान रखिए, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र या मुख्य वाक्य है शिक्षा बिना बोझ के, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसके 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, रटंत प्रणाली से मुक्त करना, पाठ्यचर्या का बहुमुखी विकास करना, परीक्षा को लचीला बनाना और एक संप्रभु राष्ट्र के प्रति आस्थावान नागरिक तैयार करना। ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न आपके सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधियों से है। कक्षा में किसी वास्तविक या काल्पनिक कहानी के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया या सामाजिक संप्रत्यय को समझाना क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसे केस स्टडी कहा जाता है, यानी केस अध्ययन। विकल्प ए सही है। ठीक है ना। देखिए, केस स्टडी विधि के अंतर्गत, यानी केस अध्ययन विधि के अंतर्गत किसी वास्तविक घटना, अदालती मामले या किसी काल्पनिक लेकिन प्रासंगिक कहानी का गहराई से विश्लेषण किया जाता है। यह विधि छात्रों को रटने के बजाय व्यवहारिक संदर्भों में गंभीर और आलोचनात्मक ढंग से सोचने का मौका देती है। मेरे भाई, केस स्टडी विधि शिक्षार्थी केंद्रित होता है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, जिससे बच्चों में समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के कौशल का विकास होता है। एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान की किताबों में भी जो कांता की कहानी है या कलपट्टू गांव के खेतीहर मजदूर जैसी कहानियां हैं, ऐसे कहानियों का उपयोग केस स्टडी के रूप में ही किया गया है। बात समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि बच्चों में सार्थक अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 2, यानी बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता के अनुसार चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए। ध्यान से समझिए, अर्थपूर्ण अधिगम तब होता है जब बच्चा स्वयं सक्रिय रहकर ज्ञान की रचना करता है। शिक्षक को बच्चों के मानसिक स्तर,
यानी संज्ञानात्मक क्षमता को ध्यान में रखकर ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्य, प्रोजेक्ट या डिबेट देने चाहिए जो उन्हें सोचने, सवाल पूछने और विश्लेषण करने पर मजबूर करे। ध्यान रखिए, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चे पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। आलोचनात्मक चिंतन यानी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, इसका मतलब होता है कि किसी भी जानकारी को बिना सोचे समझे सच न मान लेना, बल्कि उनके गुण, दोष और साक्ष्य की जांच करना। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 61। प्रश्न कह रहा है कि अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है। कथन है कि सामाजिक विज्ञान समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करता है। कारण है यह समाज के एक प्रभावी सदस्य बनने के लिए आवश्यक कौशल और दृष्टिकोण विकसित करता है। मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। मेरे भाई, सामाजिक विज्ञान केवल तथ्यों को याद करने का विषय नहीं है, बल्कि यह वर्तमान समाज की समस्याओं और व्यवस्थाओं और विधियों को समझने की दृष्टि देता है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, सामाजिक विज्ञान का मुख्य लक्ष्य छात्रों में नागरिक चेतना, लोकतांत्रिक मूल्य और मानवीय अधिकार के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न आपका है कि शिक्षण की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। बताइए, सत्य कथन पूछ रहा है। 62 का जो सही विकल्प हो जाएगा मेरे भाई, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी यह एक सुव्यवस्थित व्यावसायिक गतिविधि है। देखिए, व्याख्यात्मक विश्लेषण जो शिक्षण है, वह केवल क्लास में आकर जानकारी या सूचना देना नहीं है। ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, इसको बहुत आराम से समझिए कि जो टीचिंग है केवल क्लास में आकर जानकारी देना या सूचना देना नहीं है। यह एक सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध और वैज्ञानिक व्यावसायिक गतिविधि है जिसमें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण कौशलों का ज्ञान यानी टीचिंग स्किल का उपयोग करना, पाठ्य योजना का निर्माण करना, निरंतर मूल्यांकन करना, ये सभी शामिल होते हैं। मेरे भाई, आधुनिक शिक्षा शास्त्र के अनुसार शिक्षण जो है ना, वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, न कि शिक्षक केंद्रित। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसके 3 ध्रुव हैं। पहला है टीचर, ठीक है ना। दूसरा कौन है? तो दूसरा है मेरे भाई, वो है छात्र, ठीक है ना। और तीसरा कौन है? तो तीसरा है पाठ्यक्रम, ठीक है ना। जो शिक्षण है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अच्छा, ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की बात करें ना तो जॉन डीवी याद आते हैं, क्योंकि यह विचार जॉन डीवी का है। किसका है मेरे भाई? जॉन डीवी का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि पृथ्वी के वास्तविक रूप, उनके झुकाव और त्रिआयामी स्वरूप को समझने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है? तो मेरे भाई, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ग्लोब। ठीक है ना। ग्लोब पृथ्वी का एक वास्तविक लघु प्रतिरूप है। मानचित्र द्विविमीय होते हैं जिससे आकार में विकृति आ जाती है, लेकिन ग्लोब त्रिआयामी स्वरूप में पृथ्वी के वास्तविक आकार और महाद्वीपों की स्थिति और उसके अक्षीय झुकाव को बिल्कुल सटीक रूप में दिखाते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि कक्षा में सामाजिक विज्ञान शिक्षण को आनंदप्रद बनाने के लिए किन गतिविधियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? बताइए। कथन है संग्रहालय की यात्रा, सामाजिक विज्ञान सप्ताह का आयोजन, रात्रि अवकाश का अवलोकन, जटिल सांख्यिकीय डेटा का कंठस्थीकरण। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का, वो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 4, यानी ए, बी और सी। ठीक है ना।
शिक्षा शास्त्र के अनुसार कंठस्थीकरण यानी रटना एक नकारात्मक पहलू है जो पढ़ाई को और उबाऊ बनाता है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई, कथन एक सार्थक अधिगम केवल सूचनाओं का निष्क्रिय भंडारण है और कथन दूसरा सोचना, भाषा और व्यवहारिक कार्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। कथन एक गलत है परंतु कथन दूसरा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था शक्तियों के केंद्रीकरण का एक उदाहरण है। कथन दूसरा है कि इसका मुख्य उद्देश्य शासन में आम जनता की सहभागिता को बढ़ाना है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। कथन एक गलत है परंतु कथन दो सही है। अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास के किसी प्राचीन कालीन जनसभा या पल्लव कालीन सभाओं की समझ विकसित करने के लिए बाल केंद्रित गतिविधि क्या हो सकती है? तो मेरे भाई विद्यालय के छात्र परिषद के कार्य विभाजन का अनुकरण यानी रोल प्ले करना हो जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को उपयोगितावाद यानी केवल भौतिक लाभ से हटाकर किस ओर ले जाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य है? तो यह है समतावाद एवं न्याय। विकल्प दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, कथन कारण वाले कि सामाजिक विज्ञान में एक ही मुद्दे के कई विपरीत या विविध उत्तर होने की संभावना होती है। दूसरा कारण है कि शिक्षक को कक्षा में मंच से लेकर एक तरफा उपदेश देने की पुरानी आदत से बचना चाहिए। तो सही उत्तर है, दोनों सही है। आर और ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प तीसरा सही है। देखिए मेरे भाई, अब जो भी प्रश्न है 20 प्रश्न लगभग वो सभी शिक्षण शास्त्र से हैं, यानी सामाजिक विज्ञान पेडागोजी से प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान टीचिंग पेडागोगी के प्रश्न हैं। बाकी जो भी एनसीईआरटी के प्रश्न थे उन सभी को हमने कवर किया कि कौन से प्रश्न कहाँ से, किस चैप्टर से पूछे गए, किस किताब से पूछे गए। बाकी ये टीचिंग पेडागोगी के प्रश्न हम अगर आप कहेंगे तो कल इसको कंप्लीट कर देंगे। आज का क्लास इतना ही। आप बताइए कि मेरा प्रयास कैसा लगा। अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद।